एथिकल इश्यूज। तो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ मैनिपुलेट कर देना। रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो अगर मान लो हम किसी भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो सम ethical standards are required to evaluate the morality of the all humans activity that might help or harm living organism। तो उनके मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि भाई उसको तो नुकसान होगा। तो और साथ ही साथ मान लो हमें फ़ायदा भी हो रहा है, क्या पता उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो ह्यूमन को। मतलब कुछ ऐसा देखना चाहिए जिससे ना जो हम ह्यूमंस हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए जिससे चीज़ें ख़राब ना हो। अगर मान लो आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को मारते जा रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो उससे भी नुकसान होगा हमें आगे। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। अगर हम किसी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम, हमने उनमें कुछ चेंज करके उसको इकोसिस्टम में ला कर रख दिया, तो उससे क्या दिक्कत आएगी हमें भी नहीं पता। ठीक है, देयरफॉर इसके लिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लो एक कमेटी बैठी 10 लोग की और सारे के सारे अपने ही मान लो सब्जेक्ट में महारथी हैं, या उनको हर एक तरह की नॉलेज है, या उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है, उन्होंने ये करके देखा हुआ कि अगर हम ये करते हैं तो इसके ये नुकसान है या इसके ये फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार का देयरफॉर इसके लिए एक मान लो एक कमेटी है जो कि ये बताती है कि ये कितना कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते। ठीक है, The Indian government has set up an organization such as GEAC, जो कि होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या बोलते हैं इसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। तो वो ये मतलब जैसे उसकी बताते हैं कि कब तक कर सकते हो, कितना कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो। तो उसके लिए एक कमेटी है जीएम रिसर्च के लिए, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए। एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन करके अगर हम पब्लिक मार्केट में ला रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स फॉर एग्जाम्पल हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अगर मान लो आपने सक्सेसफुली कुछ बना लिया तो वो जो बना है वो आपके नाम पे होगा, तो आपको अपना पेटेंट करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने बनाया है, कब बनाया है। ठीक है, आपका नाम वाम जो भी होगा, तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग चुरा लेते हैं आइडियाज़ को। तो देर इज़ ग्रोइंग पब्लिक एंगर, इसमें पब्लिक का मतलब एंगर सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और उससे क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो खुद यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कोई और यूज़ नहीं कर सकता। मटेरियल प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड यूज बाय फार्मर एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन कंट्री। तो मतलब अगर एक जैसे मान लो इंडिया ने कोई चीज़ बनाई है, तो इंडिया ने जो बनाई है उस पर पेटेंट हो जाएगा इंडियन का। उसके बाद जो भी चीज़ होगी इंडिया ही से यूज़ करेगा, अगर कोई बाहर वाला यूज़ करेगा तो उसका पैसा देगा। ठीक है, तो ये पेटेंट का मतलब यही है कि आपने अगर कुछ रिसर्च करके कुछ बनाया है तो उस पर आपका हक है, और अगर आपसे कोई वो चीज़ लेता है तो उस बंदे को आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो बंदा आपके सामान को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज़ बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। तो बोल सकते हो कि एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके आसपास ना चावल बहुत मेन, मतलब चावल जो है, राइस जो है वो मेन फूड कंपोनेंट होता है। देयर आर एन एस्टिमेटेड क्या, तो 100,000 तो 2 लाख से ऊपर की वेराइटीज़ हैं ऑफ राइस इन इंडियन अलोन। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है राइसेस की वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो बोलना चाह रहा है कि इंडिया जो सबसे बड़ा है, रिचेस्ट है इन द वर्ल्ड में। बासमती राइस इज़ डिस्टिंग फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, मतलब जो राइस होता है, बासमती जो राइस होता है, इसमें ना अलग अलग टाइप का फ्लेवर होता है और उसका एक अरोमा भी होता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ हैं बासमती की जो ग्रो होती हैं इंडिया में, 27 प्रॉपर नाम्स के साथ, क्या है, क्या क्या इसका शेप है, क्या कौन सा फ्लेवर आता है, वो 27 तरह की हैं। तो देयर इज़ अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोएट्री, मतलब
बासमती के बारे में तो पुरानी पुरानी बुक्स के बारे में लिखी हुई हैं कहानियाँ, और उनके बारे में फोल्कलोर भी लिखा हुआ है, पोइट्री में उसकी बात आती है बासमती चावल को लेकर, ठीक है। हैज़ इट बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, इसको हम बोल सकते हो कि हज़ारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। इन 1997, यहाँ से भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना जरूर। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी है जिसने क्या किया, गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, उसने बासमती राइस पे ही पेटेंट ले लिया थ्रू द यूएस पेटेंट। यूएस का कोई पेटेंट कंपनी है, मतलब जैसे हमारे इंडिया का कोई पेटेंट होगा, मतलब कंपनी जो पेटेंट देती है, उस तरह से यूएस ने भी पेटेंट दे दिया। एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रोड, मतलब उसने बनाया और वो अपनी कंट्री में तो बेचेगा साथ ही दूसरे कंट्री में बेच सकता है। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर, तो उसने गौर से तो बोलना चाह रहा है कि जो नया वैरायटी है वो इंडियन फार्मर की वैराइटीज़ है। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद अ सेमी डॉफ वैरायटी एंड क्लेम्ड एज ए इन्वेंशन और नोवेलिटी, मतलब जो इंडियन बासमती को लिया गया और उसने सेमी डॉफ वैरायटी से क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी बना ली और बोलते वो हमारा इन्वेंशन है, ठीक है। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड रेस्ट्रिक्टेड बाय पेटेंट, मतलब ऐसा हुआ कि हमारा राइस हम ही नहीं उगा सकते और अगर हमें उगाना हो तो हमें उससे पैसे देने पड़ेंगे यूएस वाले को। तो ये होता है सेवरल अटैम्प्ट हैज़ आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेज प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, मतलब और भी राइस के अलावा टर्मरिक पे, नीम पे भी उन्होंने ऐसा किया। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी चीज़ें कोई और ले जाएगा और बोलेगा हमारी, अगर तुम उगाओगे तो हमें पैसा दो। एप्लीकेशंस अदर कंट्रीज इंडिविजुअल में इन कैश ऑन आवर रिच लेगेसी, मतलब जो हमारी लेगेसी है उसको वो ले जाएंगे और हमसे ही पैसा मांगेंगे। वी में नॉट बी एबल टू एनीथिंग अबाउट इट। तो अब आता है ये टर्म, पहले तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने उस हमारे ही राइस के ऊपर पेटेंट ले लिया और उसने कैसे किया, इंडियन जो बासमती राइस है उसको किससे क्रॉस करवाया, सेमी ड्वार्फ से क्रॉस करवाया और एक नई वैरायटी बनाई और उसको बेचने लग गए और उस पर पेटेंट लगा लिया और वो दूसरी कंट्री में बेच रहे थे। उसके अलावा इसके ऊपर टर्मेरिक के ऊपर और नीम के ऊपर भी उन्होंने लगाने की कोशिश करी। तो फिर अब डिफाइन आती है कि पायरेसी होता क्या है। तो देखो टर्म, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, अगर कोई कंपनी बिना बोल सकते हो कि बिना उस कंट्री को बताए हुए अगर आपके प्रोडक्ट को बना रही है और यूज़ कर रही है, देखो फिर से, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज को मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात की राइस है, नीम है, नीम के बाद टर्मेरिक है, ये सारी चीज़ें बिना हमारे पूछे हुए कोई मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेंट्री पेमेंट, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेमेंट चाहिए ना उसका भाई, तो पेमेंट बिना दिए हुए हम वो यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं बायो पायरेसी। ये 1 मार्क्स की डिफाइन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच इन फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रियाँ हैं वो पैसों से तो रिच हैं पर उनके पास जो बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए वो है नहीं। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब जैसे इंडिया में ना बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है और बहुत सारी डाइवर्सिटी भी इंडिया में। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. The traditional knowledge related to the bioresource can be exploited to develop modern applications and can also use save time, efforts and expenditure during their कमर्शलाइजेशन। तो बोलना चाह रहा है कि देखो हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर हम पुराने नॉलेज की बात करें तो उसमें ना टाइम बहुत लगता था हर एक चीज़ को करने में, पर आज हम अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है कि हम टाइम बचा सकते हैं, अपना एफर्ट कम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर उससे बोल सकते हो कि खर्चा कम करके उसे लार्ज स्केल में बना सकते हैं, ठीक है ना। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोलना चाह रहा है कि यार हमारा कुछ सामान ले ले और जितना हमें पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये जो डेवलप कंट्री होती है जिनके पास बहुत पैसा होता है और जो डेवलप हो रही हैं वो अगर प्रॉपर पैसा ना दे हमें तो हम दिक्कत है ना। देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलप लॉ, तो नेशंस ने मतलब कंट्रीज अपने लॉ बनाए टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज एक्सप्लोटेशन देयर ऑफ बाय रिसोर्सेज, कि हमारा कोई रिसोर्स चुरा के हमसे ही पैसे ना मांगे। उसके लिए लोग मतलब हर कंट्री ने क्या बनाया, हर कंट्री ने अपना एक बोल सकते हो कि एक अपना पेटेंट का सिस्टम डेवलप करवाया।
एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये देखो, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। मतलब उन्होंने इंडियन पेटेंट बिल के ऊपर अपना कुछ बात रखी और मतलब रूल्स फॉलो कर दिया। डैट टेक सच इशूज़ इनटू कंसिडरेशन। उसमें क्या क्या इशू कंसिडर किया, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, मतलब पेटेंट किनको दिया जाएगा, क्या चीज़ होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मतलब जो पेटेंट कंपनियां हैं वो मतलब इंडियन पेटेंट जो है वो कुछ मतलब इमरजेंसी प्रोविजन पे काम करती हैं या रिसर्च और डेवलपिंग इनिशिएटिव में मान लो काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।